जोशी जी को नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? बड़ी आनंद है। अच्छा है, आपका दर्शन हो गया। आप नहीं, आपका आज आप ही को सुनना है। अरे क्या सुनना है। हमारे रिंग मास्टर जो तो मैं कल्याण मंच से आज के जी तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी की अनुमति से आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं कल्याण मंत्र के साथ आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, निरामयाः, सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख दुःखभाग् भाग् भवेत्। भवेत्। ॐ ॐ शान्ति शांति शान्ति शान्तिः। मैं मेजर शरद त्रिपाठी इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों का, विदुषी दीदी का, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हमारे लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं, जो संत साहित्य के अप्रतिम विद्वान हैं और आज के प्रमुख वक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी हैं, जिनके विषय में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो परिचय के लिए, कार्यक्रम के प्रारंभ करने के लिए मैं स्वर्ण दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वह आकर के इस पटल पर आगे के कार्यक्रम बढ़ाएं। स्वर्ण दीदी। धन्यवाद भैया। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के इस आभासीय पटल पर मैं मंचासीन सभी विद्वज्जनों को विनम्रता पूर्वक नमन करती हूँ। आप सबका इस सांध्यकालीन संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत है। विभिन्न डिजिटल माध्यमों से हमसे जुड़े सभी सुधी दर्शकों व श्रोताओं का भी अभिनंदन है। हमारे लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस संगोष्ठी की अध्यक्षता हिंदी और उसकी सहयोगी भाषाओं को समृद्ध और संवर्धित करने वाली हिंदी अकादमी प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। आप भक्ति साहित्य के मर्मज्ञ हैं, भारतीय साहित्य राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के प्रमुख चिंतक भी हैं और सर्जक भी हैं। इस मंच पर हम आपका स्वागत करते हैं। हमारा परम सौभाग्य है कि आज की संगोष्ठी के सारस्वत वक्ता हम सबके परिचित माननीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी हैं। आपका अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के सभी परिवारजनों की ओर से मैं कृतज्ञतापूर्ण स्वागत करती हूँ। आदरणीय जोशी जी, इस कृतज्ञता का एक बड़ा कारण यह है कि जब भी कोई सृजनकर्ता अपने सृजन के दृष्टिकोण को स्वयं बताता है तो उसके सृजन के कई नए आयाम सबके सामने खुल जाते हैं और ये हमारे लिए बहुत सुखकर होगा। आप मेरी रचना दृष्टि के अंतर्गत जिन पक्षों को सामने रखेंगे उसे जानने को हम सब उत्सुक हैं। आदरणीय भाई जी, आपके व्यक्तित्व और कृतित्व से सभी परिचित हैं, परंतु आपकी पुस्तक जिंदगी का बोनस, मैंने आपको पढ़ा है काफी पहले, इसकी चर्चा नहीं हुई मगर मैं पढ़ती हूँ आपको, आप जानते हैं इसको। तो आपकी पुस्तक जिंदगी का बोनस, जिसे मेरे श्रद्धेय गुरुदेव जिनके अंतर्गत मैंने शोध किया, अशोक चक्रधर जी ने कहा था कि वो साहित्य का बोनस है। तो ये जो बात उन्होंने कही तो मैं भी मानती हूँ कि मेरी अपनी जिंदगी का एक बड़ा बोनस है कि सन 2012 में मैं पत्रकारिता की रायपुर की कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में आपसे मिली थी पहली बार। तो 1 दशक हो गया उस हिसाब से। तो आज 1 दशक है और यही दिन थे क्योंकि जो शारदीय नवरात्रों की पूजा मैंने रायपुर में की थी उस बार। तो वो प्रथम परिचय था हमारा। तो उस आप सबसे लेके इस 1 दशक में आपके सानिध्य में हमने आपके पत्रकारिता, साहित्य लेखन, भारतीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए समर्पित व्यक्तित्व को बहुत नजदीक देखा है। मेरा देश मेरा धर्म, उसमें आपके 40 संभाषण हैं और उसमें शायद ही अभी समसामयिक कोई विषय छूटा हो
क्योंकि हमें अगर शिक्षण से संबंधित कुछ देखना है तो मैं उसके पन्ने पलट लेती हूँ, वहां से देख लेती हूँ। नई पीढ़ी को क्या समझाना है उसमें, मतलब मैं एक ऐसा है प्रेरणा देने वाली ऐसी पुस्तक है। वो 40 संभाषण मैं सच में अपने स्तर पे मानती हूँ कि वो अगर हम पाठ्य पुस्तकों में लगा दें तो नई पीढ़ी के लिए बहुत सारा उनकी समस्याओं का, जो आज समझ नहीं पा रहे बहुत सारी चीजों को, समाधान भी हो जाएगा। और पिछले वर्ष आपने जब आमंत्रित किया था, यही समय था सितंबर का, तिथि मुझे शायद आखिरी सप्ताह था, तब पुत्री कामेष्टि आपने वो पुस्तक जब सबके सामने लाए थे, तो वो शीर्षक ही ऐसा था कि पुत्र कामेष्टि तो करते रहे मगर पुत्री कामेष्टि बहुत ज्वलंत, एक जो अभी की सामयिक एक संवेदनशीलता जो बननी चाहिए समाज में, उसको परिभाषित करती हैं उसकी 13 कहानियां। तो वो भी मैं कहूंगी कि वो हमारे बहुत दिल के करीब हैं अपने आप में। मैं स्वागत करना चाह रही थी, खाली कह के मैं रुक जाऊं ऐसा संभव नहीं हो पाया मेरे से, आपको सामने देख के मैं अपनी बात कह रही हूँ। तो बहुत कुछ है कहने को, मगर मेरे पास सीमा समय की बहुत कम है। मगर एक बात का जिक्र मैं नहीं छोड़ना चाहती, वो है आपने निमंत्रण जब भेजा था यूं ही साथ चलते चलते का, उसका जब लोकार्पण किया गया था, ये पुस्तक मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि उसके बाद हमारी आपस में बातचीत भी थोड़ी सी हुई थी। वो ऐसी काव्य कृति है जो आपके जीवन के बड़े, वो आप ही बताएंगे, मैं नहीं कहूंगी वो 31 का अंक जो चलता है, मगर इतना जरूर कहना चाहूंगी कि 31 आपकी कविताएं, 31 स्नेहमयी मालविका जी की, आपकी धर्मपत्नी जी की कविताएं। और सबसे खूबसूरत पक्ष जो मुझे उसमें लगा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि मैंने बार बार देख रही हूँ तो एक चीज मेरे ध्यान में आ रही है कि जब धर्मपत्नी के साथ में हो चित्र, तो कोशिश ये होती है कि वामांगी है तो लेफ्ट में, तो मैंने सांस्कृतिक जो उसकी पृष्ठभूमि थी वो बताने की अपनी तरफ से जो मुझे मालूम था अपने अल्प ज्ञान से मैंने कोशिश की थी, मगर आपने एक वाक्य में जो कह दिया था वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। आपने कहा था वाइफ इज ऑलवेज राइट। क्यों है वो कह के आपने इतना बड़ा संदेश अपना दे दिया था, तो आप शब्दों में पूरा किस्सा बयान कर सकते हैं। और इसके लिए मैं मानती हूँ आपकी जो रंगधर्मिता रही पहले की, वो कहीं सहायता करती ही है सब चीजों में। और यहाँ हम इस मंच पर जो सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, उसको हम चाहते हैं अगली पीढ़ी तक पहुंचे, उसके लिए ही इस मंच की स्थापना की गई है। और आपने इस दृष्टिकोण से, मैं जानती हूँ, क्योंकि फिर कहूंगी 1 दशक का साथ है, मगर ऐसे लगता है जैसे एक पूरा युग हो, क्योंकि आपके साथ हमने वाकणकर जी का कार्यक्रम हो, या फिर जो बड़ा सुंदर नाम आपने दिया हुआ है जो स्त्री लोग विमर्श कहते हैं, आपने प्रकृति पर्व नाम रखा है उसका जो समर्पित, मतलब एक नहीं कितने गिने जा सकते हैं। तो वो जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, चाहे फिर उसमें पुराने ग्रंथों का हिंदी और अंग्रेजी में जो आपने अनुवाद करके वहां जो रखवाने की चेष्टा, उनका संरक्षण, वो सब आपने जो किया है, तो मैं ये मानती हूँ कि सदस्य सचिव IGNCA और अब जो आपको अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का, मुझे बहुत उपयुक्त लगता है अपने आप में। तो ये जो है, और उसके साथ एक बात और जोड़ना चाहूंगी जो मुझे हमेशा लगता है जब भी आपको देखती हूँ, आपको पढ़ती हूँ, बेशक आपकी कलम की धार अलग है, मगर मुझे हमेशा श्रद्धेय पद्मश्री मालती जोशी जी, आपकी माता जी का स्मरण जरूर आता है, क्योंकि हम अपने कॉलेज के दिनों में उनकी कहानियां धर्मयुग में पढ़ते रहे थे, और जब मिलने का सौभाग्य मिला तो वो एक बड़ा सुखद अनुभव। तो ये सारा आपके व्यक्तित्व में इतना कुछ है कि कहीं एक जगह समाहित करें वो तो अलग है, मगर हम इस मंच पर आपको अपने सम्मुख पा रहे हैं, आपका सानिध्य पा रहे हैं, इसके लिए हम सच में हृदय से सभी लोग आपके धन्यवादी भी हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई जी, मैं भाई जी ही कहूंगी, ये कहते आई हूँ, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ साथ मैं जो हमारे कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर आनंद पाटिल जी, बहुत परिश्रम है उनका इस सारे कार्यक्रम में, सहायक अध्यक्ष, इसके बाद में जो संकाय के तमिलनाडु से हैं मैं तो, और फिर सिंधु कपूर जी जो जम्मू से जुड़ी हैं हमारे साथ में, तो आपका भी, और मेजर सरस त्रिपाठी जी, इनकी भी कलम की धार बहुत अलग है, बहुत स्पष्ट कहते हैं ये भी, तो आपका भी, और हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा जी,
महासचिव हैं हमारे डॉक्टर घनश्याम जी, संगठन सचिव श्री सिद्धार्थ जी, और अतुल जी जो हमारे सभी कामों को देखते हैं, संयोजक हैं वो भारत इतिहास कोश के। इन सब का इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ और एक बार पुनः सभी विद्वज्जनों, सुधी दर्शकों, श्रोताओं का इस अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से स्वागत करती हूँ। और क्योंकि आपको सुनना है, उसके आनंद में बीच में नहीं आना चाहते, तो कार्यक्रम को आप आगे बढ़ाइए और सबका स्वागत इस मंच से। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और मेरा डॉक्टर जोशी के परिचय में आपने इतनी अच्छी जो बातें बताई, मुझे नहीं लगता रहने की विषय के बात आ डॉक्टर जोशी जी को। आपकी आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट के आ रही है सरस्वती जी, स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी आवाज सरस भाई जी। सर आप वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आपकी आवाज स्पष्ट आ पाएगी। जी, अब अभी नहीं, अतुल जी आप बता दीजिए, नहीं आ रही है। हाँ, वीडियो ऑफ करने को बोलिए। साफ कर दिया है, अभी आवाज आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही है आवाज। प्लीज सर कंटिन्यू सर। अभी आ रही है? हाँ हाँ सर, आ रही है आवाज। बहुत जी आ रही है, आ रही है। प्लीज कंटिन्यू। अब दीदी ने परिचय दिया है और श्रद्धांजलि जोशी जी के विषय ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं, तो मैं कोई ज्यादा विस्तार नहीं दूंगा। बस मैं इतना कहूंगा कि सौभाग्य का विषय है कि आज जो विषय चुना गया है, मेरी रचना दृष्टि, ये बहुत, क्योंकि आपकी जो रचना दृष्टि है मैंने पाया है वो बहुत ही अलग है। जैसे 3 पुस्तकों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और जो सबसे पहली बात मैं है संवेदनशीलता। इतने हैं कि जितने भी चरित्र हैं उनके मन में क्या चल रहा है उसका इस तरह से विवरण आता है, इस तरह से सहज रूप से चीजें सामने आती हैं। और सब जब हम इनकी कहानियों को पढ़ते हैं या लेख को पढ़ते हैं तो ये बात स्पष्ट होती है कि कितना न्याय किया है इन्होंने हर चरित्र के साथ। जैसे अभी दीदी ने जिक्र किया पुत्र कामेष्टि, इस पुस्तक के विमोचन के समय मुझे सौभाग्य मिला था वहां रहने का, आपको और बाकी अन्य लोगों को भी सुनने का। तो ये कहानी है उस पूरी पुस्तक की, पुत्रिका में। और जो एक अलग दृष्टि है आज के समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उसका किस तरह से समाधान हो सकता है, हम अपने व्यवहार, अपनी सोच में किस तरह का बदलाव ला सकते हैं कि इन ऐसी अभूतपूर्व समस्याओं का समाधान कैसे हो। क्योंकि यह युग जो है इसमें जो समस्याएं आ रही हैं ये प्राचीन युग में शायद इसके पहले कभी नहीं आई। जैसे लिंग परिवर्तन की ही बात है जिससे यह कहानी जुड़ी हुई है कि एक लड़का पैदा होता है जो बाद में एक लड़की में अपने को लिंग परिवर्तन करके लिंग परिवर्तित करके लड़की बन जाता है। तो परिवार के लोगों को, माँ बाप को, समाज को किस तरह से, किस सहजता से इस बात को उन्होंने कहा, उसमें जो समस्याएं आती हैं उनका समाधान एक तरह से इन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से पूरा दिया। और जितनी भी कहानियां इसमें हैं, जैसे अब मैं एक कहता हूं, जो आधुनिक समाज है उसमें भाषांतर जो हम करते हैं, जैसे आलू है और पोटैटो है तो हम समझते हैं एक ही है, डिक्शनरी मीनिंग तो इनकी एक है, शब्दकोश में एक है, लेकिन सामाजिक स्तर पर आलू किसके लिए है और पोटैटो किसके लिए है, ओनियन किसके लिए है और प्याज किसके लिए है, वेजिटेबल किसके लिए है और सब्जी किसके लिए है, ये अंतर सच्चिदानंद जो नहीं लगता कि कोई भी हमारे एक ही हो, लेकिन अंतर है, उस पे जो अंतर है इनका
उसको समझना है तो इनकी रचनाओं को पढ़ना होगा। मैं इस विषय पे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अब क्योंकि मेरी रचना दृश्य ही विषय है, तो हम लोग अभी डॉक्टर साहब से इस विषय पे सुनेंगे। और थोड़ा परिचय मैं डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का भी देना चाहूंगा। वो भी ऐसे हस्ताक्षर है जो परिचय के मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं कि संत साहित्य पर जो उनका काम है वह कितना अद्वितीय है, और जो कुछ भी उन्होंने किया है वो हमारे हिंदी साहित्य को सदा के लिए बहुत ही समृद्ध और अद्वितीय तरीके से जो विषय उन्होंने लिए हैं उन विषयों पर बहुत समृद्ध कार्य किया है। तो जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा है उस बात को समझेंगे। दूसरी चीज, आलोचना के क्षेत्र में जो आपका कार्य है और हिंदी भाषा को समृद्ध करने में जो कार्य है, साहित्य को समृद्ध करने में जो कार्य है, वह बहुत ही प्रशंसनीय और अद्वितीय है। अभी हमें इन दो विद्वान पुरुषों को सुनने का समय मिलेगा। समक्ष अभी ये सब अपनी बात कहेंगे। तो मैं अब श्रद्धेय जोशी जी से निवेदन करूंगा कि वे हमें अपने विचारों से आह्लादित। बहुत बहुत धन्यवाद सरस जी। और इस सभा के अध्यक्ष माननीय उदय प्रताप जी, मेरे अग्रज आदरणीय सोमदत्त जी, बहन जी डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी, सिंधु जी, आनंद पाटिल जी, और इस पटल पर उपस्थित सभी विद्वान देवी और सज्जनों, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि राष्ट्रवादी लेखक संघ के इस पटल पर मुझे आमंत्रित किया गया है अपनी बात कहने के लिए। और मेरे लिए मुझे लगा था कि बहुत आसान सा विषय है मेरी रचना दृष्टि, जो मैं आपसे बात कर सकूंगा। तो जब सोमदत्त जी ने कहा कि आप इस पर बात कीजिए, तो मुझे लगा आपने तो मेरी बहुत सारी मुश्किलें आसान कर दी, और इसलिए मैंने सहज इस बात को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब मैं सोचने लगा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कठिन सवाल है। रचना लिखना आसान है, रचना दृष्टि पर बोलना बहुत कठिन है, और ये समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से तार जोड़ूं, या कौन सी चीज़ से आपको अपनी बात कहूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं रचनाकार नहीं भी था, या मतलब जब मैं कुछ भी नहीं था, एक छोटा बच्चा था, तब जो संस्कार आपके ऊपर पड़ते हैं, साहित्य के शब्दों के संस्कार, वो कहीं ना कहीं आपके रचनात्मक व्यक्तित्व को गढ़ते हैं। और इसके लिए मैं आपको बहुत रोचक सा एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। अभी स्वर्ण दीदी ने मेरी माता जी का उल्लेख किया। वो निश्चित तौर पर देश की शीर्षस्थ लेखिका हैं, और उनकी अपनी शैली में उनके लाखों फैंस हैं जो आज भी उनकी रचनाओं को पढ़कर पागल भी हो जाते हैं। मतलब एकदम से दीवानगी की हद तक उनकी रचनाएं लोगों तक पहुंचती हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ वो बहुत रोचक है और बहुत कम लोगों को मालूम है। एक आध जगह मैंने किसी संस्मरण में वो लिखी भी है। हमारे पिताजी की पोस्टिंग थी जौरा में, जो मध्य प्रदेश में, जौरा वो जगह है मुरैना जिले में, जहाँ पर अगर आपको याद हो तो 1975 में डाकुओं का आत्मसमर्पण जयप्रकाश नारायण जी ने करवाया था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 1963 की, जब मेरा जन्म हुआ। तो 63 से लेकर लगभग 70 तक हम लोग वहीं थे जौरा में। तो सिंचाई कॉलोनी जो थी शहर से दूर थी, इसलिए लगभग 4 साल तक हमारे घर बिजली भी नहीं थी। यानी लैंप और लालटेन की रोशनी में रात को हम लोग वहाँ गुजारते थे समय। और उस वक्त दस्युओं का आतंक जो था वो अपने चरम पे था। मतलब डाकुओं का कई बार हमारे घर के पिछवाड़े में पुलिस और डाकुओं के बीच फायरिंग की बहुत सारी घटनाएं होती थी, और हम लोग उसको सुनते थे। गोलियों और गालियों की आवाज़ें, गोलियां और गालियां बराबरी से चलती थी वहाँ पर। तो ये जौरा एक इतना ऐसा छोटा सा शहर था और कस्बा था, और ऐसा लगता था कि क्या यहाँ पर पढ़ाई होती होगी। वहीं पर मेरी प्राथमिक शिक्षा हुई। जो बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरी माँ को हमेशा लगता था कि मेरे बच्चे कहीं सिर्फ इसलिए कि इतने गांव में वो रहते हैं पिछड़ न जाएं, अच्छा साहित्य न पढ़ पाएं, अच्छी बातें न पढ़ पाएं, इसलिए वो जब भी इंदौर या ग्वालियर जाती थी वहाँ बुक स्टोर से अच्छी अच्छी किताबें चुन के हमारे लिए लाती थी। और न सिर्फ लाती थी बल्कि वो किताबें हमको, मुझे और मेरे बड़े भाई को एक एक तरफ बैठा के वो सारी कहानी की किताबें, वो अच्छा साहित्य हमें पढ़ के सुनाती थी, ताकि हमें अच्छा साहित्य पढ़ने की रुचि जगे, अच्छा साहित्य समझने की रुचि जगे। और इसलिए आपको आश्चर्य होगा, बहुत कम उम्र में हम देश के ऐसे नामी गिरामी साहित्यकारों के नाम जान गए थे जिनके नाम काफी बड़े होने पर भी कई लोग नहीं जान पाते हैं, और उनके साहित्य के बारे में भी जान गए थे।
कई बार ऐसा भी होता था कि हमें आश्चर्य होता था कि अरे इतने बड़े व्यक्ति, इनको इनका ही नाम नहीं मालूम, हमको तो बचपन से मालूम है। और फिर इतने पे वो बात रुकी नहीं, जब थोड़ी सी समझ आई पढ़ने लिखने की, तो हमने वे सारी किताबें हमने दोबारा पढ़ी जो माँ ने हमें बचपन में पढ़ के सुनाई थी। वो एक आनंद था, और अलग अलग शैली में अलग अलग रचनाकारों को, देश के शीर्षस्थ रचनाकारों को पढ़ना, उनकी बातों को समझना, इसने न सिर्फ आपको शब्द के संस्कार दिए बल्कि आपको अभिरुचि के भी संस्कार दिए। आपको ज्ञान तो या न सिर्फ ज्ञान दिया बल्कि उसके साथ संस्कृति की एक तरह से आपके अंदर समझ भी पैदा की। इससे एक बहुत बड़ी बात जो हुई वो ये हुई कि जब पहली बार अपनी कोई रचना लिखी तो उस रचना से जो शब्द निकला वो एक संकल्प के साथ निकला और एक संवेदनशीलता के साथ निकला। और इसलिए बहुत आश्चर्य होगा, और शायद कुछ जो युवा मित्र बैठे हैं शायद इस बात को थोड़ा हंसी ठट्ठे में भी ले लें कि मैंने अपनी जिंदगी में एक भी प्रेम कविता नहीं लिखी, जो कि बहुत आश्चर्यजनक है। मतलब जब भी लिखा, पहली बार मैंने लिखा पूज्य माँ की अर्चना का एक छोटा उपकरण हूँ, इस तरह का कोई वाक्य प्रचार लिखकर मैंने एक गीत लिख दिया। और इस तरह से जय तु जय माँ भारती, इस तरह का एक गीत मैंने बहुत, जब शायद मैं 12 साल का था तब लिख दिया। तो कई बार आश्चर्य भी होता था कि ये बातें मेरे मन में कहाँ से आती हैं या क्यों आती हैं। पर फिर ध्यान आया कि ये जो संस्कार है, जो शब्द के संस्कार हैं, जो संस्कृति के बीज जो कभी बचपन में मेरी माँ ने, और मेरे पिताजी को मैं हमेशा देखता था, वो इंजीनियर थे पेशे से, और जब मैं दूसरे इंजीनियर्स को देखता था और पिताजी को देखता था तो मैं जमीन आसमान का अंतर पाता था। बल्कि छोटेपन में कई बार इस बात के लिए मुझे खींच भी होती थी, क्योंकि पिताजी एक तो ईमानदार इंजीनियर थे, दूसरे संघ के स्वयंसेवक थे। तो वो जो संस्कार थे, संघ के स्वयंसेवक के संस्कार, उससे वो कहीं अलग नहीं हो सकते थे। तो हम लोगों को कई बार लगता था कि मेरे ही हम उम्र जो दूसरे इंजीनियरों के बेटे हैं वो बाटा के जूते पहनते, और मेरे पिताजी कहते थे कि हमें ग्वालियर लेदर शू फैक्ट्री के जूते पहनना चाहिए, क्योंकि वो जूते सस्ते भी हैं और वो कहीं ना कहीं भारत में बने हैं, ग्वालियर में बने हैं। तो इस तरह की जो बहुत सारी बातें जो संस्कारों में पिताजी सिखाते थे, धीरे धीरे बताते थे, तो उन सब चीजों ने कुल मिला के मतलब मेरे और मेरे भाई के अंदर जो संस्कारों के बीज बोए वो बहुत अलग तरीके थे। और ये सिर्फ रचना दृष्टि नहीं, ये पूरी की पूरी जीवन दृष्टि में कहीं ना कहीं ये बात आ गई। रचनाकार होना तो एक बहुत बाद की बात होती है, लेकिन जब आपका जीवन गढ़ रहा होता है तब ये सारी बातें आपको बहुत अलग तरह से प्रभावित करती हैं। या जिस तरह के लोग आपके घर आ रहे हैं, जिस तरह के लोग आपसे व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिस तरह का वार्तालाप आपके घर में हो रहा है, जिस तरह का संभाषण आपके घर में हो रहा है, ये सब चीजें एक बहुत अच्छे संस्कार की सृष्टि करती हैं। और इसलिए कई बार जब मैं आज की पीढ़ी में बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ, या कई बार देखता हूँ कि बहुत सारे घरों में कई दिनों तक कोई मेहमान ही नहीं आता, ये भी देखते हैं कोई अतिथि नहीं, कोई आगंतुक नहीं, इनका कहीं जाना नहीं, उनका कहीं आना नहीं। और ये जो शॉपिंग मॉल का कल्चर है, ये जो शॉपिंग मॉल से हम चीजें खरीद लाते हैं जिससे हमारा कोई भावनात्मक लगाव नहीं होता, तो वो सारी चीजें आपका व्यक्तित्व नहीं बना रही। बात एक और छोटी सी घटना सुनाता हूँ आपको, जैसे कैसी छोटी छोटी घटनाएं आपके मन में कहाँ बिंबित होती हैं, ये आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ। हम लोग भोपाल में थे, और जाहिर है नौकरी पेशा आदमी के यहाँ पे 15 महीने की 15 तारीख के बाद में थोड़ी सी स्थितियां टाइट होना शुरू हो जाती हैं। और ऐसा कुछ हुआ कि मेरे पिताजी अस्पताल में एडमिट हो गए, काफी दिनों तक एडमिट रहे। तो जिनके यहाँ से हमारे यहाँ महीने का सामान आता था, जो पंसारी थे, उनके यहाँ से महीने का सामान आता था, तो आप जानते हैं कि एक उधारी चलती है, डायरी में लिख लीजिए और महीने के आखिर में जाके उस बिल को भुगतान कर दीजिए। फिर अगले महीने का हिसाब किताब शुरू हो जाता था, और पिताजी जाते थे उनके साथ सामान लेने, हम भी जाते थे। तो फिर माँ ने मुझे कहा कि पिताजी तो इस बार नहीं जा पाएंगे, और तुम सामान लेके जाओ, और लाला जी से ये जरूर कह देना, जैन साहब नाम था उनका, कि पिताजी एडमिट हैं, इसलिए पैसे हम थोड़ा देर से देंगे। तो जो बात है वो बात मुझे अभी भी नहीं भूलती, मतलब अभी भी मेरा मन भर जाता है सुन के। उन्होंने कहा कि तेरी माँ बहुत बड़ी हो गई है, ये बातें मुझे सिखाती, पिताजी बीमार है इतना नहीं बता सकती थी, बड़ी शान से कह रही है कि पैसे आ जाएंगे। पैसे की किसने कही है? माँ से कहना कि जब तक पिताजी बीमार है तब तक हर महीने बिना नागा सामान तुम्हारे घर में पहुंचता रहेगा, पैसे की चिंता नहीं करना। ये जो संस्कार है, ये बचपन में ये सारी चीजें आप देखते हो, ये आपके आसपास बिखरी हुई जीवन की जो अच्छाई है,
वो सारी चीजें आप जब अपने इर्द गिर्द समेटते हो, तब जो आपके अंदर का व्यक्तित्व बनता है, आपके अंदर का जो रचनाकार बनता है, वो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं संतुष्ट होता है। ये नहीं कि खराब उदाहरण जिंदगी में नहीं मिलते, खराब उदाहरण भी मिलते हैं, बहुत सारे खराब उदाहरण होंगे, लेकिन हम जिंदगी में अगर अच्छी चीजों को याद करते हैं, देखिए मैं वो बात कहता हूं तो मेरी आंखें आज भी नम हो गई, मेरा गला आज भी भर्रा गया। तो ये जो विषय है, ये जो चेतना की बात है, इस चेतना ने पूरे समय कहीं ना कहीं मुझे या मेरे भाई को हमेशा इस तरह से प्रेरित किया, और वही धीरे धीरे जाके कहीं ना कहीं हमारी कभी रचनाओं में अभिव्यक्त होता रहा, कभी कहीं अभिव्यक्त होता रहा। मैं कॉलेज के दिनों में था। अब ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि शायद आगे किसी किन्हीं रचनाओं में ये सब लोग आने वाले हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उन तमाम लोगों के बारे में लिखने वाला हूँ जिन्होंने बचपन में मुझे बनाया। बचपन में किशोरावस्था में, युवावस्था में मुझे बनाया। मैं जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक संकल्प था कि हर गुरुवार को 2 मालाएं लेके भगवान को चढ़ाना है, हमारे घर के भगवान को चढ़ाना है। तो जिनसे मालाएं लेते थे वो व्यक्ति भी हमारी उम्र का ही व्यक्ति था जो वो माला देता था। मतलब हम भी कॉलेज में पढ़ते थे, हो सकता है वो कॉलेज में नहीं पढ़ पाया इसलिए वो माला बेच रहा था। तो एक मित्रता थी। तो जिस दिन मेरी शादी तय हुई तो उसने मुझसे कहा कि, मेरे दोस्त ने उससे कहा कि जानते हो यार अपने इसकी शादी तय हो गई। तो मुझसे कहता है कि मेरी भाभी के बाल हैं कि नहीं बड़े। तो मैंने कहा नहीं अभी बाल हाँ थोड़े से तो हैं। तो बोले कि ये ध्यान रखना, हर गुरुवार को माला के साथ बेनी भाभी जी के लिए मैं दूंगा। और उसके पैसे नहीं लिए उसने, मतलब कई वर्षों तक पैसे नहीं लिए। फिर एक बार भाभी जी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गई तो कुछ हो तो गया, डिलीवरी के बाद थोड़े बाल कम हो गए तो बाल कटवा लिए होंगे, जो होगा। अरे भाभी तुमने बाल क्यों कटवा लिए, तुम्हारे को क्या बेड़ियां पसंद नहीं आती। मत देखिए आप, ये मानवीय संबंध है। 2 माला के ही पैसे, आज तक उस व्यक्ति ने मुझसे 2 माला के ऊपर जो बेनी या गजरा जो भी देता था उसके पैसे उसने ले लिए मेरी भाभी के लिए। आपको कैसे ये सारी चीजें भूलेंगी और कैसे ये सारी चीजें आपसे बिखरेंगी। मुझे लगता है इन सारी चीजों को समेटना ही कहीं ना कहीं मेरी रचना दृष्टि में आ गया, और इसलिए मुझे लगा कि हमारे जीवन के आसपास जो सारे छोटे छोटे संस्कारों के बीज हैं, छोटी छोटी संवेदना के बीज हैं, जो कहीं ना कहीं हम खो देते हैं। कभी मैंने बहुत बड़ा दावा नहीं किया कि मैं बहुत महान कोई रचना लिख रहा हूँ, मेरी उतनी हैसियत भी नहीं है। आपने जितनी प्रशंसा की वो सब आपकी उदारता है, औदार्य का प्रतीक है। मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ, और अपने साधारण से जीवन से, साधारण अनुभवों से जो सारी चीजें रखना चाहता हूँ वही रखना चाहता हूँ। और मुझे हमेशा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य में, चाहे वो बहुत बड़ा साहित्यिक सृजन हो या बहुत बड़ा कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट हो, आपकी कोई व्यावसायिक उपलब्धि हो, उसके पीछे जब हम भागते रहते हैं तो जीवन की छोटी छोटी चीजें, ये छोटी छोटी सी खुशियां हैं। वो कमल फूल वाला, देखिए आज उसको पता भी नहीं है कि मैं इस मंच पे कमल फूल वाले की बात कर रहा हूँ। हो सकता है उसकी दुकान, मतलब पिछले कई दिनों से मैं उसकी दुकान पे गया भी नहीं, कई वर्षों से उसकी दुकान पर गया भी नहीं हूँ। तो ये जो बात है, जब मैं बेरोजगार था तो टाइपिंग, उन दिनों टाइपिंग बहुत आसान नहीं थी, आपको भी मालूम होगा, टाइपिंग बहुत सहज नहीं होती थी। तो एक टाइपिंग इंस्टीट्यूट में जाके हम टाइपिंग कराते थे। संयोग से वो टाइपिंग इंस्टीट्यूट ऊपर की मंजिल पे था और नीचे की मंजिल पर मेडिकल स्टोर था, जिसके मालिक गुप्ता जी हुआ करते थे। तो मैं अपना हर 15-20 दिन में पहुंच जाया करता था कि गुप्ता जी एक एप्लीकेशन और टाइप कर दीजिए, तो अपने किसी लड़के से टाइप कराते थे। फिर आखिरी में एक दिन बोले, अरे छोटे जोशी साहब, इस बार आपकी एप्लीकेशन मैं टाइप करूंगा और आपको सच में मानिए नौकरी मिल जाएगी। और उस सच में वो जो एप्लीकेशन उन्होंने टाइप की थी उससे मुझे नौकरी मिल गई। मतलब संयोग ही हो सकता है, पर नौकरी मिल गई। तो मैंने जाके जब मिठाई बांटी तो पहली मिठाई मैंने गुप्ता जी को खिलाई। मैंने कहा गुप्ता जी, आपको श्रेय जाता है अंकल कि आपके टाइप करने से मुझे नौकरी मिल गई। आप यकीन मानिए, उन मेडिकल स्टोर, अब वो गुप्ता जी नहीं रहे, ईश्वर उनको अपने साथ ले गए हैं। उनका बेटा आज भी जब अगर मैं मेडिकल स्टोर पे गलती से चला जाऊं और कितने भी 1000 रुपए की दवाई खरीद लूं, वो मुझसे पूछेगा नहीं कि भाई साहब पैसे हैं कि नहीं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हमारे इर्द गिर्द जो बहुत सारी भलाई है, उस बहुत सारी भलाई को छोड़ते हुए हम किसी बहुत बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए किसी महान साहित्यिक कृति का सृजन करने की अगर कोई कोशिश कर रहे हैं तो शायद हम अपने साथ बहुत अन्याय कर रहे हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं। इसलिए मेरी जो रचना दृष्टि है, मेरी रचना दृष्टि मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द फैले हुए भारत से शुरू होती है। मैं इसे समाज नहीं कहूंगा, समाज कहना एक छोटा शब्द है। जो मेरे आसपास बिखरा है, मेरे आसपास जो पुष्पित पल्लवित होता है, मेरे आसपास जो हंसता खेलता है, वो भारत
मुझे दरअसल बहुत प्रिय है, और इसलिए मैं उस भारत को कहीं न कहीं अपनी रचनाओं के माध्यम से कहना चाहता हूँ। फिर वो चाहे कविता हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो, चाहे बड़ी कहानी हो, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिनके साथ मैं उस भारत को रचता, बुनता, गुनता रहता हूँ। इसलिए मेरे अंदर कभी ये आग्रह नहीं समाता कि मुझे कहानी लिखनी ही है, मुझे कविता लिखनी ही है। हाँ, हर एक युवा के मन में एक शौक होता है कि उसका लिखा हुआ छपे और वो अपना नाम अखबारों में, मैगजीन में देखना चाहता है। इसे हम साहित्यिक भाषा में छपास कहते हैं, लिखास भी कहते हैं और छपास भी कहते हैं। तो मेरे एक गुरुजी हुआ करते थे जो उन्होंने मुझे बहुत मूल मंत्र दिया जब मैं 18 से 20 साल का था। उन्होंने कहा कि जिस दिन तुम्हारी ये छपास मिट जाएगी उस दिन दरअसल तुम्हारा लेखक पैदा होगा। तो इसलिए उन्होंने मुझे एक साधन दिया। उन्होंने मुझे दैनिक जागरण अखबार में कहा कि तुम कला के बारे में जानते हो तो कला पर एक कॉलम लिखो, और मैंने पूरे 2 साल तक कला समीक्षा पर कॉलम लिखा, जो दैनिक जागरण में भोपाल में संपादकीय पेज के बगल में मेन आर्टिकल के रूप में आता था। हालांकि वो भी अपने आप में एक करिश्मा ही था। कला प्रसंग नाम से अखबार में लीड आर्टिकल छपे, ऐसा उन दिनों मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ 1985, 86, 87 की, उन दिनों ऐसा नहीं होता था। आज तो बिल्कुल ही कला हाशिए पे है, अखबारों में ढूंढने से कहीं ना कहीं कला की कोई खबर मिलती है, ये एक और दुख की बात है। तो लीड आर्टिकल था, हर हफ्ते आपको एक आर्टिकल लिखना पड़ता था। उसके साथ और भी जो कला की गतिविधियां थी उसकी रिपोर्ट अलग से छपती थी, पर ये आर्टिकल थोड़ा सा वैचारिक और थोड़ी सी आसपास की चीजों को जोड़ते हुए होता था। मैंने 2 साल तक लिखा, यानी आप समझिए कि 52 आर्टिकल, यानी 52 दूनी 104 लेख मैंने 2 साल में लिखे। और जब लिख लिए 2 साल में तो मैं थक गया, मतलब मैं घबराहट सी होती थी कई बार। देखिए, आप मंगलवार को कॉलम लिखना है तो शुरू में संपादक कहते थे कि रविवार तक आ जाना चाहिए, उसके बाद रविवार की शाम तक आ जाना चाहिए, फिर हो गया कि सोमवार को आ जाना चाहिए। कई बार मैंने सोमवार की दोपहर तक दिया तो मेरे संपादक कहते थे कि तुम मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा देते हो बहुत ज्यादा। पर ये करके एक ही बात हुई कि अपना नाम अखबार में छपा हुआ देखने की जो एक चाह लगातार होती है, वो छपास, वो एक बार मिट गई, वो संतुष्ट हो गई। तब मेरे गुरुजी ने कहा कि हाँ, अब तुम्हारे दरअसल अब जो है तुम सही मायने में लेखक हो गए और तुम लिखना शुरू करोगे। जब पहली बार धर्मयुग में रचना छपी, धर्मयुग में मेरी रचना शायद 21 साल की उम्र में छप गई थी। धर्मयुग में उन दिनों छपना धर्मयुग में अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात होती थी कि मैं रचना छपे। तो 21 साल की उम्र में पहली रचना छप गई, फिर एक और रचना छप गई, फिर जब तीसरी रचना छपी तो फिर भारती जी ने माँ को पत्र लिखा और कहा कि ये कोई सच्चिदानंद जोशी नाम का व्यक्ति जो उसी पते से लिखता है जिस पते से आप लिखती हैं, तो ये आपका कौन हुआ? तो फिर माँ ने कहा ये मेरा बेटा है। पर ये तीसरी रचना में हुआ। यानी अगर कोई कहे कि आपको लेखक के तौर पर कहीं आपकी माँ का कोई लाभ मिला हो तो ऐसा नहीं हुआ, और कहीं माँ ने सिफारिश नहीं की कि मेरा बेटा है इसलिए इसकी रचना छापो या कुछ। बस हाँ, एक बार जरूर हुआ, क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, लिखावट बहुत खराब है, तो कई बार जब रचनाएं लौटती थी, वो काल था जब आप लिफाफा, पता लगा लिफाफा भेजते थे और रचनाएं लौट कर आती थी, तो जरूर माँ ने 1-2 बार कहा कि शायद तुम्हारी खराब हैंडराइटिंग की वजह से संपादक पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक आध रचना माँ ने अपने हाथ से लिख के भेजी थी, वो रविवार में छपी थी, बहुत सुंदर कहानी। फिर एक बार जो विभाजन की विभीषिका पर मुझे लगता है कि बहुत अच्छी कहानी के तौर पर गिनी गई, वो माँ की हैंडराइटिंग में रविवार में गई थी। तो वो माँ का जो लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट है वो मैंने बहुत सहेज कर अपने पास रखा है, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है। और उसके अलावा लेकिन कहीं माँ ने कहा हो कि ये मेरा बेटा है इसलिए इसकी कहानी छाप दो, या मेरा बेटा है इसलिए इसकी व्यंग रचनाएं छाप दो, वो नहीं हुआ। और अभी जब दीदी कह रही थी कि मालती जोशी जी का प्रभाव, तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा ना लिखूं जैसा वो लिखती हैं, या कोई ये ना कहे कि ये बिल्कुल उनकी कॉपी हो रही है। इसलिए मेरे और उनके विषय भी प्रायः बिल्कुल अलग होते हैं, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी प्रायः अलग होता है। लेकिन जब रचना को देखने की दृष्टि बहुत अधिक समान इसलिए होती है क्योंकि संस्कार की तो पूरी छाती वहीं से आई है। जीवन को जो देखने की दृष्टि है वो तो मुझे माँ से ही मिली है, या पिताजी से मिली है, या जो मेरे अपने आसपास का जो परिवेश है उससे मिली है, जिसको मैं अपने आसपास का भारत कहता हूँ। तो उससे जब मुझे सारी प्रेरणा मिलती है अपनी रचना लिखने की या अपनी बात कहने की, तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं
बिंबित होती है तो ऐसा लगता है कि हाँ, कई बार किसी ने कहा है, मतलब ये भी बात मैं बोल दूं कि किसी ने, कोई मेरी कहानी बीच से पढ़ रहा था और एकदम कह रहा था कि अरे ये तो बड़ा जाना पहचाना सा लगता है, जाना पहचाना परिपेश लगता है, जानी पहचानी सी बात लगती है। फिर उन्होंने देखा कि लेखक, अरे लेखक तो मालती जोशी नहीं है, तो ये कौन है? तो फिर कहा कि नहीं, सच्चिदानंद जोशी है। तो ऐसी बात हुई, लेकिन सायास मैंने कोशिश की कि थोड़ी अलग रचनाएं हों, अलग शैली में हों और अलग बात मैं कहने की कोशिश करूं। तो इसलिए ये बहुत सारे प्रयोग हुए। 2 कहानी संग्रह मेरे आ गए और जो छोटी किताबें हैं जिसका अभी जिक्र किया, जिंदगी का बोनस जैसी, ऐसी 3 पुस्तकें आ गई और 2 और प्रकाशनाधीन हैं। और 3 कहानी संग्रह हो गए, 3 कविता संग्रह। तो इस तरह से काफी कुछ लिखने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं रचना दृष्टि की बात करता हूँ तो और मैं फिर कहता हूँ कि ये मेरे अपने फार्मूले हैं। हो सकता है कि आप साहित्य के क्षेत्र के सारे पुरोधा यहाँ बैठे हैं तो आपके फार्मूले कुछ अलग हों। तो मैं ये 7 क में अपनी रचना दृष्टि को सामने रखता हूँ और 7 क को आपके सामने भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क जो है वो है कथ्यात्मकता, यानी किस्सा गोई, यानी कथा। यानी अगर आपके अंदर कथ्यात्मकता ही नहीं होगी, किस्सा गोई ही नहीं होगी, कथा ही नहीं होगी, तो वो आगे नहीं बढ़ेगी। कई बार जब मैं कोई फेसबुक पर भी कोई दृष्टांत लिखता हूँ तो बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं वो बहुत सुंदर कमेंट करते हैं। वो कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम आपके साथ सफर कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे हम आपके साथ तीसरी सीट पर हम आपके साथ बैठे हैं, अगर कोई यात्रा वृत्तांत में लिख रहा हो, या ऐसा लगता है ये हमारे सामने घटित हो रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो किस्सा गोईपन है, और इसके लिए मैं बिना किसी संकोच मेरी रंगमंच की पृष्ठभूमि को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि रंगमंच पे जब आप काम करते हैं तो आपको एक दृष्टि मिलती है विजुलाइज करने की, हर एक चीज को दृश्यों में आंकने की। तो उस विजुलाइजेशन पावर से मुझे लगता है कि वो किस्सा गोई कहीं ना कहीं मेरे अंदर समाई है। और मेरी प्राथमिकता में जो सबसे पहली जो रचनात्मकता की जो पहचान है वो है किस्सा गोई या कथ्यात्मकता। दूसरी महत्वपूर्ण जो मेरे अंदर जो मुझे लगता है कि पहचान, मुझे लगता है कि देखता हूँ या देखनी चाहिए, वो है कला दृष्टि। हर एक चीज में हम किस तरह का सौंदर्य, किस तरह की कलात्मकता ढूंढ सकते हैं, इसको हमें पहचानना चाहिए, इसको हमें परखना चाहिए। और ये कला दृष्टि सिर्फ फाइन आर्ट कॉलेज में पढ़ाई करने से नहीं आती, बल्कि शायद मुझे लगता है वहां सर करने से तो आवाज बिल्कुल नहीं बहुत आती। कम आ रही है, क्या मुझे ही आवाज बहुत कम आ कम आ रही है या रही है। सभी को आप कम आ बाकी रही है? सबको भी कम आ रही है क्या? मैं और तेज बोलता हूँ, बाकी सबको ठीक आ रही है? तो नहीं, बाकी ठीक आ रही है, बाकी ठीक आ रही है, सबका शायद ठीक आ आपकी रही है। कुछ तो कमलेश जी, शायद आपके साथ कुछ, आपके डिवाइस में समस्या हो सकती है। बहरहाल मैं और तेजी से बोलने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो कला दृष्टि है, ये कला दृष्टि को आप कैसे आंकेंगे, और कला दृष्टि को आंकने के लिए कौन कौन सी चीजें हो सकती है? देखिए, इसको आंकने के लिए आपको आर्ट गैलरी में नहीं जाना पड़ता। देखिए, आप किसी घर के आंगन में खड़े हैं और उस घर में कपड़े सूख रहे हैं चिमटियों से। मैं ये उदाहरण कई बार देता हूँ। उस घर के आंगन में चिमटियों से कपड़े सूख रहे हैं। आप उन कपड़ों को सुखाने के ढंग से पहचान सकते हैं कि इस घर की गृहिणी की कला दृष्टि क्या है। मतलब कई गृहिणियां हैं जो वही कपड़ों को ऐसे सुखा देंगी जैसे तोरण लगा दिया हो। या आप किसी घर के किचन में चले जाइए और जिस तरह से उस किचन के बर्तन लगे हैं, आपको उस घर की पूरी कला दृष्टि समझ में आ जाए। इसके लिए आपको आर्ट गैलरी में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपको भी उतना कला के प्रति सजग होना पड़ेगा। अगर हम सुबह मॉर्निंग वॉक में जा रहे हैं और बजाय इसके कि हम प्रकृति का संगीत सुने, हम अपने कानों में श्रवण यंत्र ठूंस के अपने जेब में रखे हुए मोबाइल से कोई संगीत सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि फिर हम अपनी स्वयं की कला दृष्टि के साथ भी बहुत अन्याय कर रहे हैं। आपको गाय का रंभाना, कुत्तों का भौंकना, चिड़ियों का चहचहाना, कौवों का काव काव, इन सारी चीजों के बीच में से भी अगर कहीं संगीत सुनने को मिल जाए तो शायद वो आपकी कला दृष्टि का परिचायक होगा। और मैं इसे बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत एंजॉय करता हूँ उस कला दृष्टि को। तीसरी बड़ी बात है कल्पना। मेरी दृष्टि से देखिए, हम में से शायद ही कोई होगा जो लेखक ये कहेगा कि मेरी जो कहानी है या मेरा जो कथ्य है वो इस दुनिया का नहीं है, मैंने कहीं और से लाया है। तो शायद ये अपने आप को झूठलाना है। हम अपने सारे कथ्य, सारे कथा बीज या सारे अपने बिंब अपने आसपास से ही कहीं से चुनते हैं। लेकिन अगर उसके साथ आपने कल्पना की थोड़ी सी उड़ान नहीं भरी, कल्पना का थोड़ा सा पुट नहीं भरा, तो शायद आप बहुत बड़ा अन्याय करते हैं अपनी रचना से।
ज्यों का त्यों जैसा का तैसा रख देना शायद ये बिल्कुल अन्याय होता है। ये और इसलिए भी अन्याय होता है, मैं कहूँगा कि अगर आप लेखक हैं, आपके हाथ में कलम है, तो आपके पास ये स्वतंत्रता है कि आप कुछ भी लिखें, लेकिन आपके पास ये बिल्कुल अधिकार नहीं है कि आप उस व्यक्ति के बारे में निंदा करें जो अपनी बात को डिफेंड नहीं कर सकता। यानी ये मौका बराबरी का होना चाहिए। सिर्फ लेखक हों तो मैं आए बाएं शाएं किसी को भी कुछ भी बोलता रहूं, ये उचित नहीं है। इसलिए कल्पना दृष्टि, कल्पना शक्ति भी थोड़ी सी उसमें जोड़नी चाहिए। उसके अलावा चौथी चीज है जो चौथी चीज है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है कर्तृत्व। यानी कहीं ना कहीं मैं दिखाऊं तो सही कि इसमें से मैं क्या चीज अलग निकाल कर दिखा रहा हूं। अगर जैसा है वैसा ही होना था और वैसा ही मैंने बता दिया तो शायद फिर मेरी रचना का कोई औचित्य नहीं रहता। क्या उसमें कहीं ना कहीं कोई कर्तृत्व नजर आता है, हमने कोई ऐसी बात कही है जो व्यक्ति को प्रेरणा देती है कुछ करने की, तो शायद कहीं मेरी रचना जो है उसमें आगे बढ़ती है। अगली बात आती है मेरे लिए कौशल, यानी मैं क्या उसमें से कैसी कैसी स्किल निकाल सकता हूं। लेखकीय स्किल पार्ट 1 और कथ्यात्मक स्किल पार्ट 2। यानी जब मैं बता रहा हूं तो क्या क्या मैं कोई ऐसी चीज बता रहा हूं जो व्यक्ति के अंदर कहीं किसी किस्म के कौशल का विकास कर सकती हो पढ़ने वाले के, तो वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और उसके अगली बात है कालोचितता, यानी यानी कंटेम्प्ररी हो, किसी भी समय के लिए वो कंटेम्प्ररी तो हो। मतलब कोई कभी भी पढ़े तो ये ना लगे कि अच्छा ये उस समय की बात थी, अब वो समय चला गया तो बात खत्म हो गई। तो क्या ये कंटेम्पराइजेशन उसका कहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और सातवां और सबसे महत्वपूर्ण जो मेरे लिए है कि एम्पैथी, करुणा अगर कहीं नहीं उपजती मेरे कथ्य से तो शायद मेरा कहना बिल्कुल व्यर्थ है। तो करुणा उपजनी चाहिए, और इसका अतिशयोक्ति नहीं होगी। मेरी कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो मैं खुद पढ़ते पढ़ते भी मैं कई बार रो सा देता हूँ, मेरा अपना ही गला भर जाता है। और ये भर जाता है यानी इसलिए नहीं कि मैंने कोई बहुत श्रेष्ठ रचना लिख दी है, इसलिए वो गला इसलिए भर जाता है कि वो जो एम्पथाइज करना है, करुणा है, जो कंपैशन है, वो क्या मेरे अंदर मैंने महसूस किया है कि नहीं किया है। तो इस दृष्टि से जब मैं अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं देखता हूँ, अपनी रचनाओं को सोचने की कोशिश करता हूँ, तो मैं ये भी बार बार कोशिश करता हूँ कि इन पैमानों पर क्या मेरी रचना कहीं खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है। और इसलिए जब इन सारे पैमानों पर अगर मैं कहीं अपनी रचना को खड़ा कर पाता हूँ तभी जाकर मुझे संतोष होता है। ये जो 3 पुस्तकें जो मैंने लिखी, कुछ अल्प विराम, पल भर की पहचान और जिंदगी का बोनस, ये विशेष रूप से बहुत सोचकर हिंदी के ऐसे विद्यार्थियों के लिए, या हिंदी जो लोग बार बार कहते थे कि हिंदी बहुत क्लिष्ट है, हिंदी साहित्य बहुत जटिल होता है, इसलिए हमसे पढ़ा नहीं जाता, एक नई पीढ़ी का नया शगुफा है, तो मैंने विशेष रूप से ऐसी भाषा में उनके साथ संवाद करने की कोशिश की है जो उनके लिए सहज हो, सुपाच्य हो, सुग्राही हो। अभी 14 सितंबर को मुझे अवसर मिला कि मैं मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में जो यूपीएससी के जो प्रोबेशनर्स का जो नया बैच है, करीब 575 प्रशिक्षु होते हैं, जिसमें से आईएएस आईपीएस ये सब बनते हैं और पूरे देश भर से आते हैं। उनके सामने हिंदी दिवस का व्याख्यान था, और ये आत्म प्रशंसा की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, फिर भी आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि तमिलनाडु और उत्तर पूर्व की 2-3 प्रशिक्षु अधिकारियों ने मुझसे मेरे पास आकर कहा कि अगर ऐसी हिंदी कोई बोलता है तो हम तो ऐसी हिंदी सीखना भी चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। तो हिंदी के प्रति जो हमारे मन में जो दुराग्रह आता है वो इसलिए आता है कि कई बार लोग इतनी क्लिष्ट, इतनी कठिन हिंदी बोलते हैं कि फिर वो हमको लगता है कि ये हमारे ऊपर लादी जा रही है। पर आपकी सारी बातें, एक एक शब्द हमको ऐसा समझ में आया जैसे लगा कि आप और हम आपस में बात कर रहे हैं। तो जितना सहज, मैंने फिर यही बात कही कि ये जो है वो कठिन होना बहुत आसान है लेकिन आसान होना बहुत कठिन है, ये कहा जाता है। तो यही मैंने उनसे कहा कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कितना आसान हो सकता हूँ, और जितना आसान में हो सकता हूँ, जितना सहज में हो सकता हूँ, उसी सहजता के साथ मैं आपके साथ संवाद करना चाहता हूँ। तो बहुत बड़ा अनुभव नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन इसलिए मुझे लगा कि आपके साथ ये रचना दृष्टि को मैं साझा कर सकता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो अपनी एक नई कविता पढ़ दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। स्वागत है डॉक्टर। जी जी जी। मैंने बल्कि कविता ये अभी बिल्कुल ताज़ा कविता है, कहीं पढ़ी नहीं, पहली बार पढ़ रहा हूँ। मुझे लगा कि आप इस मंच पर तो पढ़ के थोड़ा सा अपना हाथ साफ कर ही सकता हूँ, इसलिए पढ़। इसका शीर्ष
इसका शीर्षक रखा बोलती दुनिया। हमारे आसपास की हर छोटी बड़ी चीज हमसे हर वक्त कुछ कहती है, लेकिन न जाने क्यों हमें उनकी बात सुनने की फुर्सत ही नहीं रहती है। सुबह के बासी बिस्तर की सलवटें अलग ही कहानी बयां करती है। करीने से सजे बिस्तर की हर लकीर जिंदगी में नए रंग भरती है। खूंटी पर टंगा तौलिया अपनी कहानी सुनाता है और बिस्तर पर पड़ा गीला तौलिया अपनी बेनूरी पर रोता है। सुबह पहनी साफ धुली कमीज आपकी मुस्कुराहट में अपनी मुस्कान मिलाती है। दिन भर पहनी पसीने से सनी कमीज आपके अरमानों का बोझा ढोती नजर आती है। अलमारी में करीने से रखी किताबें आपसे हंसी खुशी बतियाना चाहती है। मेज पर बेतरतीब रखे कागजों की थप्पी आपसे जिंदगी के राज साझा करती सी लगती है। सब आपसे बोलते बतियाते हुए आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं। हम ही हैं जो इन्हें बेजान मान इनसे सिर्फ काम लेकर इनसे पीछा छुड़ा लेते हैं। बहुत कुछ है इनके पास जो सिखा सकता है हमें जीवन की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम हैं जो गुजार देते हैं आभासी दुनिया में अपने दिन और अपनी रातें। बेजान बेज्ञान चीजों में ज्ञान ढूंढते और जिंदगी तलाशते हम अपनी इस बोलती दुनिया को छोड़ आभासी दुनिया के कितने गुलाम हो गए हैं हम, कितने गुलाम हो गए हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए लिखी कि लगातार देखा कि परिवार में 4 लोग बैठे हैं और आपस में बताने की बजाय व्हाट्सएप पर बातें चल रही हैं, वो भी किसी दूसरी दुनिया की किसी और लोगों से चल रही हैं। माँ बगल में बैठे हुए बच्चे को हैप्पी बर्थडे व्हाट्सएप पर कहती है और बड़ी खुश होती है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये जो आसपास की जो चीज़ें हैं जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, एक गीला तौलिया आपसे बहुत सारी बात कह देता है। आपकी क्रश की हुई शर्ट है वो भी आपसे बहुत सारी बात कह देती है। आपका फटा हुआ रुमाल आपसे बहुत सारी बातें कह देता है। रुमाल पर लगा एक छोटा सा धब्बा आपसे बहुत सारी बातें कह रहा होता है। पर उन सब की बातों को सुनने के हमारे पास समय नहीं रहता। ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। और एक और छोटी सी कविता है जिसका शीर्षक मौन है। चूंकि पहली कविता का शीर्षक बोलती दुनिया था, इसलिए दूसरी कविता लिखी, उसका शीर्षक मौन दिया। बहुत सारे शब्दों से, खूब शोर शराबे से, व्यर्थ के दिखावे से एक छोटा सा मौन बहुत बड़ा होता है। बहुत सारे शब्दों से, खूब शोर शराबे से, व्यर्थ के दिखावे से एक छोटा सा मौन बहुत बड़ा होता है। वही है जो हर चुनौती के सामने तन के खड़ा होता है। नहीं सुलझती बातें जब व्यर्थ के विवादों में, भटक जाते हैं तर्क स्वार्थ पोषित प्रमादों में, नहीं हो पाते साफ जब मन के जाले, तब काम आता है सिर्फ मौन जो मन के छलावे बाहर निकाले। अपने इर्द गिर्द हम शोर ही शोर सुनते हैं, शोर ही शोर बुनते हैं, बिना सोचे समझे बिना जाने उसमें डूबे रहने की ही राह चुनते हैं। कब जानेंगे हम कि बाहर चल रहे और हमारे अंदर पल रहे दोनों ही तरह के शोर शराबे का हल और शोर पैदा करना नहीं है। मौन से बेहतर शब्दों की अभिव्यक्ति और कोई नहीं है, अभिव्यक्ति और कोई नहीं। तो ये जो कुछ कच्चा पक्का था वो मैंने सोचा आपके सामने साझा करूं। पहली बार इस मंच पर, किसी भी मंच पर फॉर दैट मैटर, ये कविताएं मैंने सुनाई। बहुत सुंदर कविता है। अच्छा, धन्यवाद। मैंने शायद ज्यादा समय ले लिया अपेक्षा से। नहीं बिल्कुल, आपका अपना समय, आपका समय है। सर आपका अभी समय आपके पास है, हमारे पास है और सारा समय आपका है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपके मन में और भी भाव हैं तो हम अवश्य सुनना चाहेंगे। कृपया आगे। मैं तो संकोच कर रहा था, मुझे लगा पता नहीं कितनी देर आपसे बात करना है। पर ये जब सिर्फ एक बात और मैं कह के शायद अपनी बात खत्म करूंगा कि जब मैंने ये तीनों किताबें लिखी थी, जिंदगी का बोनस, पल भर की पहचान, मुझे नहीं मालूम था कि ये अपने आप में किसी एक नई तरह की परंपरा की सृष्टि कर रही है या नई बात की सृष्टि कर रही है। तो ये मालूम पड़ा कि कई लोग फिर बाद में इसको अपनाने लगे और मुझे कई लेखकों ने कहा कि हमने आपसे प्रेरणा लेकर इसको लिखना शुरू कर दिया है। कई युवा भी हैं, कुछ अच्छे मेरे
मेरी उम्र के भी अच्छे लेखक हैं जिन्होंने कहा कि ये मुझे पैटर्न बड़ा अच्छा लगा। तो अगर आपके पास कितने 4-5 मिनट हो तो एक मजेदार सी कथा सुना के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। जी 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 जी, स्वागत स्वागत है डॉक्टर, जी। स्वागत है। और ये इसलिए इस मंच पर सुना सकता हूँ क्योंकि इस मंच पर बहुत सारे लोग उस आयु वर्ग के हैं जिन्होंने इसमें जो बिंब प्रयुक्त हुआ है उन बिंबों को देखा है। नई पीढ़ी के बहुत लोग होंगे तो शायद नहीं देखा होगा। इसका शीर्षक है पीला साबुन काला मंजन। पीला साबुन काला मंजन। होटल में चेक इन किया तो इतना थक चुका था कि मन हो रहा था सामने वाले स्विमिंग पूल में ही कूद जाऊं मैं कपड़ों के। किसी तरह अपने आप को कमरे की तरफ ठेला और सीधे बाथरूम की राह ली। पंच तारांकित होटल में तो शावर का अपना ही अलग मजा है, वरना हमारे सरकारी मकानों के शावर तो बस नाम के ही शावर होते हैं। या तो उसमें पानी आता ही नहीं या आता है तो नलनुमा। आजकल ऐसा ही होता है। किसी दूसरे शहर काम से जाना हो तो ऑफिस से सीधे एयरपोर्ट निकल जाते हैं और रात वहां होटल में रुककर आराम करते हैं। अगले दिन भर काम करते हैं, शाम की फ्लाइट से घर वापस। इससे समय की बचत होती है और दूसरे दिन काम का उत्साह भी बना रहता है। होटल का बाथरूम अलग अलग प्रसाधन सामग्री से सज्जित था। शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, बॉडी वॉश, सोप, मॉइस्चराइजर, सभी कुछ था वहां पर। मैंने बाथरूम के बड़े से आईने में अपना चेहरा देखा। सिर के काफी बाल जा चुके थे और जो बचे थे वो सफेदी की राह ले चुके थे। 50 पार करते करते ये हाल है, आगे क्या होगा भगवान जाने। पिछली बार सैलून गया था तो सैलून वाले ने पूछा था, सर बाल डाई कर दूं? क्या कहता मैं, बस इतना ही कह पाया, 1-2 साल और रुक जाते हैं, जो बचेंगे उन्हें डाई कर लेंगे। मैंने बात गंभीरता से कही थी लेकिन पता नहीं क्यों उसे लगा मजाक कर रहा हूं। खीसे निपोर कर रह गया। मैंने उसकी बुदबुदाहट सुनी अनसुनी कर दी जिसमें वो कह रहा था, 1-2 साल में तो पूरा मैदान ही साफ हो जाने वाला है। अब कोई आपको आपके ऐप गिनाता रहे तो खींच तो आती है। उस दिन बड़े बेटे के साथ डेंटिस्ट के यहाँ गया बेटे की ट्रीटमेंट के लिए। पता नहीं डेंटिस्ट को क्या सूझी, मेरे दांतों का परीक्षण कर डाला। फिर कहती है, दांत तो आपके भी काफी खराब हैं, कुछ नहीं तो क्लीन करवा लें, दांत कुछ और दिन बचे रहेंगे। महीने में एक ही बार आना पड़ेगा, कुछ महीनों में अच्छे हो जाएंगे। उस सलोनी सुंदर सी डेंटिस्ट को देखकर एक बार मन में विचार आया कि ये शौक भी पूरा कर लिया जाए। लेकिन जब उसका रेट देखा तो मन दहशत से भर गया। एक बार के इतने तो हर माह के कितने, इसी गणित में उलझ के रह गया। अभी देखता हूं तो बालों की हालत भी खराब है और दांतों की भी। सामने रखे प्रसाधन जो ज्यादातर प्रसिद्ध देशी अथवा विदेशी ब्रांड के थे, निरर्थक से लगने लगे। और एकाएक याद आ गए ताऊ जी। ओवरसियर थे सिंचाई विभाग में। उस जमाने में उनका रुतबा जोरदार था। गर्मियों की छुट्टी में हम लोग अक्सर ग्वालियर जाते थे। 8-10 साल की उम्र रही होगी। एक दिन अचानक सुबह बोले, साइट पर चलेगा? आज जाएंगे और 2 दिन में लौट आएंगे। मैंने झट से थैले में एक जोड़ी कपड़े डाले और तैयार हो गया। इससे पहले कि माँ कुछ कह पाती मैंने अपने तैयारी कर ली। माँ वैसे भी ताऊजी के सामने कुछ कह नहीं सकती थी, ये मालूम था। साइट यानी ग्वालियर से 40-50 किलोमीटर दूर किसी नहर में काम चल रहा था। मोटरसाइकिल से पहुंचने में 2 घंटे लग गए। ऊपर मई माह की चिलचिलाती धूप, लू और धूल थी। ताऊजी ने तुरंत एक साफी लेकर मेरे सिर पर बांधी और जेब में प्याज रख दिया। ऊपर से डायलॉग जड़ दिया, संभल कर रहना नहीं तो तेरी माँ डांटेगी मुझे। मुझे मालूम था कि माँ कुछ नहीं कहने वाली। घर के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के साथ था, माँ तो क्या कोई भी कुछ नहीं कह सकता था। साइट पर हमारा जोरदार स्वागत हुआ। खास जलेबी और कचौड़ी मंगवाई गई गांव की दुकान से। दिन अच्छे से कटा। रात हमने इंस्पेक्शन हट में बिताई। उसमें 2 खटियां पड़ी थीं। बाथरूम और अन्य क्रियाएं बाहर ही करनी थी। शुरू में अटपटा लगा। ताऊजी बोले, हाँ इंजीनियर का बेटा है तू, परेशानी तो नहीं होगी तुझे? परेशानी तो थी लेकिन मजा उससे कहीं ज्यादा था। सुबह उठे तो सवाल आया, मंजन कैसे किया जाए। हड़बड़ी में ब्रश तो लाना भूल ही गया था। ताऊजी ने बैग में से एक शीशी निकाली जिसमें काला पदार्थ था। ये ले मंजन कर ले। मैं हैरत में था, ये कैसा मंजन है? अरे घबरा मत, अच्छी कंपनी का है, इससे दांत मजबूत होते हैं, उन्होंने कहा और खुद कुल्ला करने बैठ गए। नहाते समय भी साबुन की याद आई तो झट से एक पीली बट्टी सामने आ गई। छोटा था पर इतना जानता था कि यह कपड़े धोने के काम आता है।
मैंने कहा ये तो कपड़े धोने का साबुन है, नहाने का दीजिए ना। अरे पागल है क्या, नहाने और कपड़े धोने का कोई अलग साबुन नहीं होता, सिर्फ नाम और रंग बदल जाते हैं बस, सब पैसे ऐंठने के धंधे हैं। ताऊ जी ने कहा और नहर पर नहाने चले गए। उन्होंने उस पीले साबुन से सिर से लेकर पैर तक स्नान किया और फिर उसी से अपने कपड़े भी धो डाले। बात पुरानी है, तब तक शैम्पू का चलन मध्यम वर्गीय परिवारों में ज्यादा नहीं था। कंडीशनर नाम के प्रसाधन का तो शायद जन्म भी नहीं हुआ था। आज बाथरूम में सामने सजे प्रसाधनों को देखता हूं तो लगता है कि जल्द ही दाएं गाल का अलग और बाएं गाल का अलग साबुन होगा, हाथ का अलग और पैर का अलग साबुन होगा। क्या पता शायद हो भी, जो अभी तक मध्यम वर्गीय परिवारों में नहीं पहुंचा होगा। मुझे अभी तक इस सवाल का उत्तर सही नहीं मालूम कि शैम्पू और कंडीशनर दोनों की क्या जरूरत होती है। जवाब तो इस बात का भी नहीं मालूम कि कोल्ड क्रीम, वेनिशिंग क्रीम और मॉइस्चराइजर में क्या फर्क है। हमारे बचपन में घर की महिलाएं स्नो लगाती थी, वो किस श्रेणी का प्रसाधन था, ये भी शोध का विषय है मेरे लिए। बाथरूम के उस विशाल आईने में अपने आप को ताकते हुए ताऊ जी फिर याद आ गए, जो हथेली के साइज के आईने में अपना चेहरा देखकर शेविंग भी कर लेते थे और कंघी भी। अपने खराब होते दांत और घटते बालों को देखकर बार बार ताऊ जी की याद आ रही थी, जो 75 की उम्र में अपने दांत से अखरोट फोड़ लेते थे और उनके घने बालों में सफेद बाल ढूंढना भी एक चैलेंज था। सब कुछ तो ठीक ही किया था मैंने, फिर कहां गड़बड़ हो गई। शायद ये पीले साबुन और काले मंजन का ही कमाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर भाई जी, बहुत ही सुंदर, मेमोरी लेन में डाल दिया आपने। इसलिए सोचा ये रहना शायद सबको कहीं ना कहीं छुएगी ये काला साबुन, काला मंजन और पीला साबुन, हम सबका कभी ना कभी साक्षात्कार हुआ है इससे। जी धन्यवाद, मेरी बात समाप्त हुई। बहुत अच्छा। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जो जो हम और का परिचय, आपका व्यक्तित्व इतना विराट है कि उसका परिचय मैं क्या देता। बहुत से पहलू हैं जो कितना भी परिचय लंबा दूं छूट ही जाते हैं। आप एक्टर, संगीत के मर्मज्ञ, साहित्य के मर्मज्ञ, कवि, लेखक और क्या नहीं है। और जो लोग आपको जानते हैं वह समझते हैं कि आपकी संगीत की समझ कितनी गहरी है। और मैं कम से कम इतना जानता हूं, बहुत सारे आपके वीडियोस देखता रहता हूं, जिस तरह के आप जिस तरह के प्रश्न पूछते हैं अपने इंटरव्यू में संगीतकारों से, उसी से यह पता चलता है कि संगीत की आपकी कितनी गहरी समझ है। और मैं ये सोचता रहता हूं कि एक व्यक्ति अपने आप में क्या इतने आयाम समाहित कर सकता है। तो आप हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। प्रशासन के क्षेत्र में भी आप, शिक्षा के क्षेत्र में भी कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के संस्थापक वाइस चांसलर रहे। उसके अलावा आपने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में आप संस्थापक रजिस्ट्रार रहे। और प्रशासन का क्षेत्र हो, साहित्य का क्षेत्र हो, संगीत हो या कला हो, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो शायद आपसे अछूता हो। संस्कृति के हर पहलू में आपका दखल है। और आपने जो कुछ आज बातें कही, हम लोग उसमें मेस्मराइज्ड हुए, इतने जुड़े रहे कि जहाँ कहीं आवाज़ टूट जाती थी तो अपने इस पूरे सिस्टम पे कोफ्त आता था कि ये आवाज़ हमें सुनने को नहीं मिली। जैसे बीच में जब माँ की कहानी आप बता रहे थे, मध्य प्रदेश में जिस समय आप थे, तो वहाँ मैं कुछ सुन नहीं पाया। तो मुझे बहुत ही, शायद मैं रिकॉर्डिंग सुनकर उसे कोशिश करूँगा कि मुझे रिकॉर्डिंग में मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं अपने आज के अध्यक्ष, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप सिंह से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण। सरस जी, उदयवीर जी को बाहर निकलना था, तो इसलिए वो मैसेज डाल करके निकल चुके हैं। उनको ट्रेन पकड़नी थी एक्चुअली, तो कार्यक्रम आगे बढ़ाई। ओहो नहीं, उदय जी दिखाई दे रहे। हाँ सबको। अच्छा, आपकी जगह डॉक्टर सबको ठीक है, सबको एक साथ नमस्कार बोल रहा हूँ। और आनंद जी, अतुल जी, भाई सोमदत्त शर्मा जी, डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर स्वर्ण जी, डॉक्टर सिंधु जी
अगर दोनों को मिला दिया जाए तो स्वर्ण सिंधु हो जाए, जो रचना का असली उद्देश्य होता है। सबका मैं स्वागत अध्यक्ष के रूप में इस राष्ट्रवादी लेखक संघ के मंच पर कर रहा हूं। वस्तुतः मुझे अभी ट्रेन पकड़ना है, बनारस जाना है, नहीं तो मैं वो बहुत ज्यादा आप लोगों के साथ अपनी बात शेयर कर सकता था। लेकिन कबीर दास की एक साखी है, अगिन लगी आकाश में झरझर झरे अंगार, संत न होते जगत में जल जाता संसार। इस कबीरदास की साखी से मैं अपनी बात थोड़ा सा आपके बीच शेयर करना चाहता हूं। मुझे ट्रेन पकड़ना है। जब किसी व्यक्ति को लेखक कहा जाता है तो उसका एक विशाल कैनवस, उसकी एक विशाल छवि हमारी आंखों के सामने आती है। डॉक्टर जोशी से मेरा कई बार मिलना हुआ है, दिल्ली में इंदिरा गांधी कला केंद्र में, वाराणसी के रुद्राक्ष सेंट्रल हॉल में, और कई जगह मिलना हुआ। मैं नहीं जानता था कि इतने सहज सरल, मैं समझता था बड़े टेढ़े आदमी है जोशी, लेकिन बहुत ही सरल सहज और उदारतापूर्ण ढंग से वो अपनी बात कह जाते हैं। एक प्रश्न उठता है कि रचनाकार यदि रचना से नहीं बदलता है तो समाज के बदलने की जो कोशिश करता है वो बेईमानी है। रचनाकार को स्वयं अपनी रचना से बदलना होगा, यानी उसके अनुसार जिस प्रकार का आप समाज चाहते हैं उस प्रकार के समाज के हिसाब से आपको ही बनना होगा। आपकी पुस्तकें मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन आपसे कई बार साक्षात्कार हुआ है। जहां तक मैंने आपको समझा है, जो आधुनिक समस्याएं हैं जीवन की, जो निरंतर जटिल होती जा रही हैं, उसको बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से अपनी रचनाओं में आपने रखा है। किसी भी रचनाकार की सबसे बड़ी विशिष्टता यही होती है कि वो कठिन से कठिन समस्या को सरल से सरल शब्दों में रखे। और रचना कोई समाधान नहीं देती है, रचना समस्याओं का संकेत करती है। आप देखेंगे कि प्रेमचंद इतने बड़े कथाकार थे काशी के, हम लोग काशी के रहने वाले हैं, वो किसी रचना में समाधान नहीं देते। वो बताते हैं कि ये हमारी समस्या है और समाज के लोग इस पर विचार विमर्श करें, और विचार विमर्श करके एक अच्छा समाज, जो कुरीतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करें। वस्तुतः जो आधुनिक काल की समस्याएं हैं तो छोटी मोटी समस्याएं हैं, लेकिन डॉक्टर जोशी ने 7-8 पॉइंट अपने रचना कर्म के विषय में व्यक्त किया है, जिसमें एक पॉइंट करुणा भी है, एक बिंदु करुणा भी। अगर करुणा नहीं है किसी लेखक में, अगर आक्रोश है, अगर प्रतिक्रिया का भाव है, इसको लेकर के रचना लिखी जा रही है, तो रचना दीर्घजीवी नहीं होती है, कालजयी नहीं होती है, लोगों के हृदय तक पहुंच नहीं पाती है, लोगों को झकझोर नहीं पाती। आप बड़े ही सरल ढंग से, इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है कि जो शाश्वत जीवन मूल्य है, करुणा है, समरसता है, अहिंसा है, प्रेम है, उदारता है, अगर इसका विकास हम रचना के माध्यम से नहीं कर पाते हैं तो मैं समझता हूं रचना का उद्देश्य सफल नहीं होता है। आपकी इन रचनाओं से जो पल भर की पहचान, जिंदगी का बोनस और एक पुस्तक जो आपने लिखी है, जैसा आपने बताया है, उसके माध्यम से समाज को बदलने का की एक कुवत इसमें दिखाई पड़ रही है, समाज को बदलने की एक दिशा इसमें दिखाई पड़ रही है। इसलिए रचना यथार्थ के साथ जब तक उसमें कला का मुलम्मा नहीं लगता है, कल्पनाशीलता के पर नहीं लगते हैं, तब तक रचना इतवृत्त बनकर रह जाती है। और आपकी रचनाओं में, आपके वक्तव्य में जो आपने दिया है, उसमें कला, यथार्थ और कल्पना तीनों
का जो संगम होता है, उस संगम के माध्यम से एक अच्छी रचना हमारे सामने आती है। रचनाकार का जो पृष्ठभूमि होती है, यद्यपि वो समाज हुआ करता है, लेकिन आपको तो सर्जना, आपकी तो रचनाशीलता आपको घुट्टी में मिली हुई है। जिसकी माँ इतनी बड़ी रचनाकार हो, उसका पुत्र यदि रचनाकार हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि माँ जो उसका आत्मज होता है वह चाहती है कि हमारी तरह ही हमारा पुत्र, आत्मा की तरह ही जैसे हम हैं उसी तरह हमारा पुत्र भी बने। इसलिए आपको एक बड़ी शाश्वत विरासत मिली हुई है माँ की। उसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में असर पड़ता रहा है, आपकी रचनाओं पर उसका असर पड़ता रहा है। इसलिए आप बराबर उसको लेकर के करुणा का विस्तार, जैसा आपने बताया, अपनी रचनाओं के माध्यम से करते हैं। क्योंकि हम लोग संत साहित्य पढ़ते हैं, आधुनिक साहित्य को बहुत नहीं पढ़ते, लेकिन जो समझ में बात आती है इतना ही आती है कि प्रेम ही एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं और समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति तक भी पहुंच सकते हैं। और कोई साधन हमारे पास नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, प्रेम, क्योंकि भक्ति में प्रेम ही प्रमुख तत्व होता है। नारद भक्त के प्रथम आचार्य नारद कहते हैं, सा तू अस्मिन परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। वह जो प्रेम तत्व है वही समाज को भी जोड़ता है और वही व्यक्ति को परमात्मा से भी जोड़ता है। इसलिए उस प्रेम तत्व का जितना ही हम अन्वेषण, जितना ही निवेशन, जितना ही निक्षेप अपनी रचनाओं में हम कर लेते हैं, उतना ही समाज हमसे जुड़ता जाता है। प्रसन्नता हुई कि डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी की रचनाओं में, उनके वक्तव्य में यह तत्व बार बार उभर कर सामने आ रहे हैं। मुझे कल इंदिरा गांधी कला केंद्र, जिसके आप सचिव, उसी के एक कार्यक्रम में वाराणसी जाना है और संगीत की चर्चा हुई तो ठाकुर जयदेव सिंह पर साहित्य, संगीत और दर्शन 2 खंडों में एक पुस्तक इंदिरा गांधी कला केंद्र से सद्य प्रकाशित हुई है। उस पर ही मुझे कुछ बात करनी है। मैं अभी उदयपुर से आ रहा था, सोमदत्त जी का फोन मिला, आदेश हुआ तो वो पूरा करना ही था, क्योंकि हम लोग भी यदि राष्ट्रवादी बनते हैं तो राष्ट्रवादी बनने में अगर हमारी कोई भूमिका नहीं होती है, वाचिक भूमिका भी नहीं होती, तो राष्ट्रवादी बनने का क्या अर्थ है। उस पुस्तक पर मुझे बोलना है। आप संगीत के जानकार हैं, ठाकुर जयदेव सिंह संगीत के बहुत जानकार थे। हम लोगों ने उनका भाषण भी सुना है, उन्हें देखा भी है। 1981 ईस्वी में जब वो 88 वर्ष के थे, वो उन्होंने योग पर, योग दर्शन पर बहुत अच्छा वक्तव्य गोरखपुर यूनिवर्सिटी में दिया था। उस परंपरा से, संगीत की उस परंपरा से डॉक्टर जोशी जुड़े हुए हैं। तो कहा जाता है कि यदि आतंकवाद समाप्त करना है, समाज में द्वेष घृणा समाप्त करना है, समाज में भाईचारा का संबंध स्थापित करना है, तो रचना की प्रक्रिया होती है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है संगीत, प्रेम। अगर वो संगीत के माध्यम से, अगर आप संगीत, किसी को, सांप को भी संगीत आप रोज सुनाइए तो सांप एक दिन विषहीन हो जाएगा, विषदंत विहीन हो जाएगा। संगीत का ये मतलब होता है। उस संगीत की शाश्वत परंपरा से डॉक्टर जोशी जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से उनकी रचनाओं में संगीत के वे जो प्रेम के तत्व हैं प्रकट हुए होंगे, उसमें आए होंगे, उसमें प्रवेश किए होंगे। मैं बहुत कुछ न कह करके, डॉक्टर जोशी अभी उम्र में हम लोग से बहुत छोटे हैं। मैं तो आज जाना यह रहस्य, कम से कम 10 साल छोटे हैं, लेकिन रचनाकार का जब चेहरा दिखाई पड़ता, लगता है कि रचनाकार बहुत उम्र का है। हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में रिसर्च कर रहे थे तो अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद आप ही के नाम के व्यक्ति अज्ञेय जी आए और बहुत धीरे धीरे स्वर में बोलना, लेकिन उनको देख के लगता था वो कितने बड़े रचनाकार।
तो रचनाकार को देखते ही एक धारणा, एक इमेज, एक बिंब बनता है कि रचनाकार बहुत बड़ा होगा। डॉक्टर जोशी जी उम्र में कम रहते हुए भी अनुभव में हम लोगों से बहुत आगे हैं। और रचनाकार, जब तुलसीदास ने कहा कि निज निज मुखन कही निज होनी, अगर रचनाकार अपने से अपनी बात जब कहता है, मैं समझता हूं कि उससे ज्यादा सत्य कोई नहीं होता है। यह सत्य आपने यहाँ पर आज स्थापित किया है। मुझे क्षमा करेंगे कुछ थोड़े से शब्दों में आपके रचना कर्म पर, ये रचना कर्म के वक्तव्य पर थोड़ा सा विचार कर रहा हूं, लेकिन अगले सत्रों में जब कभी विषय कुछ इस तरह का रखा जाएगा जिस पर और ढंग से हम लोग बात कर सकेंगे, मैं भाई सोमदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं वो विषयों की सूची बनावे और राष्ट्रवादी लेखक संघ के माध्यम से देश में जिस भाव की सबसे बड़ी कमी है वह राष्ट्रीयता की, उस राष्ट्रीयता को इस मंच से हम जागृत कर सकें। तो आज के रचनाकार की दृष्टि और रचनाकार और हम जो वक्तव्य देने वाले हैं सभी लोग धन्य हो सकते हैं, उसी से देश का भला हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उदय प्रताप सिंह। आपने जो बातें कही, बस मेरे मन में वो एक लाइन की दो पंक्तियां आ रही हैं कि जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपने भाव की बात कही, देशभक्ति की बात कही, और आपने डॉक्टर जोशी के व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत बहुत कम समय में इस तरह से समराइज किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका व्यक्तित्व स्वयं ही विराट है और उस पर बोलने का कभी अगर अवसर मिलेगा तो अवश्य बोलूंगा। आपको मैंने पढ़ा भी है, और लेकिन आज वह समय नहीं है और हम थोड़ी सीमाओं को, समय की सीमाओं के से थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं। और बस एक लाइन कहना चाहूंगा, जो आपने कहा कि यह संपूर्ण विश्व जो वो भाव और प्रेम से ही जुड़ा हुआ है। सर्प भी, सांप भी विषहीन हो सकता है संगीत और अगर प्रेम हो तो उस पर मुझे बस एक दो लाइनें याद आई कि एक लफ्ज मोहब्बत का अदना सा फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, पहले तो जमाना है। तो यह संपूर्ण संसार का विस्तार ही एक प्रेम का विस्तार है, सिमटने पर एक प्रेमी का हृदय, और जब फैले तो संपूर्ण संसार। और अब समय आ गया है कि मैं अपने अध्यक्ष राष्ट्रवादी लेखक आदरणीय सोमदत्त जी से अनुरोध करता हूं, हमारे विद्वज्जन हमारे पटल पर आए। हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जोशी जी और प्रोफेसर विद्वत प्रताप, इनको हम संगठन की करके और हमारे संगठन का सम्मान बढ़ाएं। माननीय श्री सोमदत्त जी। और डॉक्टर पाटिल से अनुरोध करूंगा कि जो सदस्यता प्रमाण पत्र है उसे सोमदत्त जी की अनुमति से पटल पर रखने का कष्ट करें। आदरणीय अध्यक्ष जी। जी सर, जी जी पाटिल सर, मेरी नेटवर्क की आवाज आ वजह रही? से वो हमारे बीच में नहीं है। और हाँ नहीं, जी जी आ रही है। मैं करता हूँ सर शेयर प्रमाण पत्र। अतुल जी जुड़ रहे हैं अभी। आनंद हाँ जी। हाँ है दीदी, बस कर ही रहा हूँ। एक मेरी 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 आवाज आप तक आ रही? मेरी आवाज पहुंच जी रही जी है सब तक? आ रही है सर, आ रही है नेटवर्क में प्रॉब्लम कहीं कहीं आ रही है सर, आ आपकी। रही है आवाज आपके। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता परम श्रद्धेय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, कार्यक्रम के संचालक सरस जी, आदरणीय स्वर्ण जी, और इस आभासी पर अतुल गुप्ता जी, आनंद जी, और इस आभासी पटल पर जितने भी हमारे मित्र जुड़े हुए हैं, सभी मित्र। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी से इसलिए क्षमा याचना करना चाहता हूँ कि मैंने एक लाइन लिखी देखी कि मुझे निकलना है 6:15 बजे। ऐसा
चल चुके हैं, हाँ जाना उनको सुना भी। जाना है निकल। जी जी, तो सबसे पहले तो मैं आप दोनों लोगों से का आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यस्त समय में से आप लोगों ने हमारे बीच आना स्वीकार किया। दूसरी चीज यह है कि दो संगठन है, एक राष्ट्रवादी लेखक संघ है और दूसरा अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ है। हम लोगों का संबंध अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ से है और आप सब उसी मंच से जुड़े हैं आज के कार्यक्रम में। आदरणीय डॉक्टर जोशी जी को सुना, एक रचनाकार किस तरीके से अपने संसार को रचता है, अपने आसपास के जीवन को रचता है और जिस शिद्दत के साथ रचता है वो उतना ही बड़ा साहित्यकार, उतना ही बड़ा लेखक, उतना ही बड़ा विचारक हो। ये जितने भी बड़े लेखक हुए हैं वो सब अपने आसपास के जीवन को रचने वाले लोग। हम बातें अगर बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और उनका हमारे जीवन से कोई संबंध न रह जाए तो फिर वो साहित्य साहित्य नहीं रह जाता, वो बहुत सारी चीजें हो सकता है। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी बातें कही और अपनी रचना दृष्टि को भी उन्होंने एक तरीके से सामने रखा और हमसे वायदा किया है कि वो अगली बार जब भी हम उनको याद करेंगे वो हमारे बीच में होंगे। तो डॉक्टर साहब अभी से आपको हम निमंत्रण दे रहे हैं, अगले किसी रविवार को आप हमारे बीच में होंगे, हम करेंगे आप उसमें बात करके विषय भी तय कर लेंगे और आपका आना भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी परंपरा है कि हमारे बीच में जो भी सारस्वत वक्ता हमारे बीच में आते हैं, अतिथि हमारे बीच में आते हैं, उनको हम अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की मानद सदस्यता प्रदान करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आज आदरणीय जोशी जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि ये पटल पर एक सर्टिफिकेट सब दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है शायद वो देख पा रहे होंगे और डॉक्टर उदय प्रताप जी भी देख पा रहे होंगे। ये हमारे जी डॉक्टर उदय प्रताप जी भी दिख रही है। जी जी जी। जी आदरणीय बस सर, जोशी जी का भी दिखाएं तो जी मुझे जी लगता है कि ये बाद में हम लोग आप तक उपलब्ध करा देंगे, आपका ईमेल आईडी लेकर के वहां तक पहुंच जाएगा। आप स्वीकार करके हमको अनुग्रहित करें और ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है और हम आप लोगों से ये हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ के साथ जुड़े और अपनी भागीदारी निभाएं। उसके पीछे कारण ये है कि हम बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लेखकों से मिलते हैं, वो अपने देश को छोड़ करके बाकी सारी बातें करते हैं। कहने को अभी कल परसों मेरी बात हो रही थी, बाबा नागार्जुन की एक कविता अकाल हमारे एक मित्र सुना रहे थे, फिर उसके बाद उन्होंने एक और कविता सुनाई। उस कविता में उन्होंने कहा कि एक सुवरिया है, वो अपने बच्चों को, उसके 12 थन है, भरे हुए थन है और वो अपने बच्चों को दूध पिला रही है और ये भी तो हिंद की ही बेटी है। अभी बड़ी अजीब बात है, जो लोग भारत और भारत की विचारधारा को नहीं समझते हैं वो इस तरीके की बात अगर करते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। बाबा नागार्जुन जिन्होंने बौद्ध साहित्य पर खूब अध्ययन किया है, भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो कर्म के सिद्धांत को दरकिनार करते हुए और उस तरीके की कविता पर जोर देते हैं। हो सकता है उनकी कोई दृष्टि रही होगी, उनका कुछ मानना रहा होगा। वो इतने बड़े रचनाकार हैं कि मैं उन पर कोई टिप्पणी करना मेरा अधिकार है, ना मेरी औकात। लेकिन इस तरीके का बहुत सारा साहित्य हमारे बीच में आया है जिसको हमारे लिए कहना मुश्किल है कि आखिर वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या देना चाहते हैं। आज समय है कि हम उन सारी बातों पर गौर करें और एक ऐसे साहित्य को प्रोत्साहित करने का प्रयास करें जिसमें भारत चिति हो, भारतीय चिंतन दर्शन हो और भारतीय समाज, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही और देख ही नहीं रही तो भारत से ये अपेक्षा कर रही है कि वो भारत दुनिया का मार्गदर्शन करे। और ये भूमिका लेखक से शुरू होती है, कलाकार से शुरू होती है, सर्जक से शुरू होती है। अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ ने इस चुनौती को स्वीकार किया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि तमाम लेखकों को हम संघ के साथ जोड़ें और जो भारतीय विचार दृष्टि है, भारतीय मनीषा है, भारतीय परंपरा है, हम उसके बारे में
और ज़्यादा साहित्य को सामने लेकर के आए। तो आज मैं आप सब लोगों से एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि आप सदस्यता ग्रहण करने की स्वीकृति हमको दें। आप ग्रहण कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को पता चल जाए, हमारे सदस्यों को पता चल जाए, तो हम लोग अनुग्रहित होंगे। और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब भी आपकी आवश्यकता हमको होगी, जब भी हम चाहते हैं कि आप अपने बीच हमारे बीच में आए, तो आप आना सुनिश्चित करेंगे। आपसे पहले और जिन तीन लोगों को हमने सदस्यता दी है, उसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर गीता सिंह जी को हमने सदस्यता दी है। हिंदी साहित्य के बड़े पुरोधा भाई गिरीश पंकज जी को हमने ये सदस्यता दी है। असम यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के श्रीमान संतोष जी को हमने ये सदस्यता दी है, और उसी क्रम में आप सब लोग भी हैं। तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ कहने को आज कम से कम नहीं है। डॉक्टर साहब को सुनने के बाद तो मैं जो सोच करके आया था वो भी भूल गया। बड़े लोगों को सुनने का ये एक अवसर होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई बहुत बड़ा होता है इसलिए वो बड़ा नहीं होता, बड़ा उसका सोच होता है, बड़ा उसका दिल होता है। आज डॉक्टर साहब ने बिना कुछ कहे सिद्ध कर दिया कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। उदय प्रताप सिंह जी ने भी सिद्ध कर दिया कि वो कितने बड़े हैं। सोच की दृष्टि से भी आयु से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सोच और विचार से और कर्म से आदमी छोटा बड़ा होता है, और उन दोनों महानुभावों ने सिद्ध किया है। आप दोनों हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। और जब भी हम आपको आमंत्रित करेंगे आप हमारे बीच में आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आप सभी का आभार। जी सोमदत्त भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी और मानद सदस्यता प्रदान की डॉक्टर सिद्धांत जोशी जी को और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी को हम सम्मानित हुए, हमारा संगठन सम्मानित हुआ। अब मैं डॉक्टर सिंधु कपूर से अनुरोध करूंगा कि वो कृपया धन्यवाद ज्ञापन करें। डॉक्टर सिंधु कपूर, जम्मू यूनिवर्सिटी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सारस। मुझे लगता है ना केवल आप इस कार्यक्रम के, आज के कार्यक्रम के संचालक हैं, आप तो पूरे संगठन के भी बहुत सुंदरता से संचालन कर रहे हैं। इसलिए सर्वप्रथम मैं आपका भी आज धन्यवाद करती हूँ। और मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ को के लिए, क्योंकि आज उन्होंने इस चाहे ऑनलाइन आभासीय कार्यक्रम में ही डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को जीवंत रूप में देखने का ये सुअवसर प्रदान किया। और ये केवल मेरे ही भाव नहीं होंगे, मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी श्रोतागण हमारे सहभागी, हमारे सहयात्री रहे हैं, आज हम डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी को जीवंत रूप में सुन रहे हैं, उनके आचारों को, उनके विचारों को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। और मेरी रचना दृष्टि, जिसके ऊपर उन्होंने अपना सारस्वत वक्तव्य रखा है, आज हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है, और जिस सरलता से रखा है सर, जितना कहें उतना कम है। इतनी बाफ विभोर हूं मैं आपका इस सारस्वत भाषण को सुनने के बाद कि मन तो चाहता है कि आपको सदैव सुनते रहें, और आपके लिए हम सदैव ही आपके लिए शब्द बोलते रहे, क्योंकि आप तो शब्दों के जादूगर हैं। बहुत ज्यादा नहीं मैंने आपको पढ़ा, लेकिन जितना भी कुछ समय से मैं आपको फॉलो करते हुए पढ़ रही हूँ, आपके प्रसंग, आपके अनुभव, जिस तरह से आप लिखते हैं, आप शब्दों के बहुत बड़े रचयिता, आप शब्दों के बहुत बड़े जादूगर हैं। आपने बहुत सुंदर बात कही कि कठिन होना तो सरल है, सरल होना ही कितना कठिन है। तो आपके शब्दों के लिए मैं कितना कुछ सोच रही थी सुबह से, आज ऐसा कहूंगी, आज वैसा कहूंगी, मगर अब जब बात करने की बात आई है तो मैं अपने पति देव का ही एक छोटा सा उन्होंने जो कपलेट लिखा है वही मुझे याद आ रहा है। शब्द जीवन, जीवन शब्द, शब्द काया माया शब्द, मौन निरर्थक सार्थक शब्द, मैं निस्तब्ध, मैं मुक्त, बातें करे मेरे शब्द। आपके शब्दों ने हमें इतना मंत्रमुग्ध किया है। और मैं अपने पूरे संगठन की ओर से, अखिल भारतीय राष्ट्रवादी लेखक संघ की ओर से, डॉक्टर पाटिल की ओर से, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष, अभी उन्होंने अपना अध्यक्षीय जो आपको मानद पत्र दी और आपने स्वीकार किया, डॉक्टर सोमदत्त शर्मा की ओर से, हमारे महासचिव डॉक्टर घनश्याम
हमारे भाई अतुल जी, हमारे भाई सिद्धार्थ जी, और हम सबकी जो प्यारी दीदी डॉक्टर स्वर्ण अनिल जी की ओर से आपको नतमस्तक होते हुए आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके धन्यवादी हैं, आपके कृतज्ञ हैं और आदरणीय। अगर अपने सभी के भावों को अगर संक्षिप्त में आपके सामने रखती हूँ तो मुझे केवल यही बात याद आती है जो मैं बोलूंगी। दिशा दीप्त हो उठी, पाकर पुण्य प्रताप आपका, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास आपका। जिस मिट्टी ने लहू पिया है वह फूल तो खिलाएगी ही, अंबर बनगन छाएगा उच्छ्वास आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके साथ साथ मेरे जितने भी यहाँ पर संगठन के लोग और जितने हमारे श्रोतागण हैं उनको भी मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनसे ही हमें ऊर्जा मिलती है। और डॉक्टर पाटिल और उनकी हम जो जितने भी टीम के हम सदस्य हैं, हम ये चाहेंगे कि ऐसे सुअवसर और प्राप्त हों। और अगली बार डॉक्टर पाटिल, ये हम जो मेरे मन में एक एकदम से भाव आया है कि अगली बार हम मैडम मालविका जोशी जी का उद्बोधन रखेंगे और उसकी अध्यक्षता हम डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी से करवाएंगे। और ऐसा हम उनको इस तरह का अनुरोध हम इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इनकी रचनाएं भी जो हैं, मैंने जो प्रसंग एक सुना पढ़ा था फेसबुक के ऊपर, सर आपका जो आप साड़ी खरीदने जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आपका साहित्य भी एक दूसरे के बिना अधूरा है। आप दोनों पूरक हैं और हमारी पीढ़ी के लिए तो आप श्रेष्ठ उदाहरण हैं। तो आप दोनों को इकट्ठे एक मंच पर सुनने का कैसा सुअवसर होगा, वो कैसा क्षण होगा, वो कैसा मंच रचेगा, हम उसकी इंतजार में हम सब बैठेंगे। और मैं इसी के साथ साथ अपने सभी साथियों की ओर से हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर उदय प्रताप जी का भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ, और जिन्होंने अपने इतने व्यस्त स्केड्यूल में से, क्योंकि एक कार्यक्रम से आए हैं, अगले कार्यक्रम के लिए अपनी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, और वो भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के ही कार्यक्रम के लिए निकल रहे हैं। तो ऐसा लगता है सारा परिवार ही, चाहे हम जम्मू से कन्याकुमारी तक बैठे हैं, चाहे हम दिल्ली से उड़ीसा तक बैठे हैं, लेकिन सारा परिवार ही जो है कला प्रेमी हो गए। और ये कला में ही जो वातावरण हमने लगभग 90 मिनट से जो देखा है, तो ये हम सबके जीवन के लिए स्वर्णिम क्षण हमेशा हमें याद रहेंगे। इसका मीठापन हमारे मन में हमेशा रहेगा। लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज के लिए क्षमा जरूर मांगूंगी कि एक मैं बहुत ड्राई सी इतिहासकार हूँ और आप सब लोग इतने सुंदर शब्दों के रचयिता हैं, तो मेरे से जो भूल हो गई हो उसको क्षमा दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कृतज्ञ और आपके पुनः दर्शन के अभिलाषी, बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर सिंधु कपूर, बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपने सारे कार्यक्रम को समेटा और धन्यवाद दिया। मैं तो यही कहूंगा कि आपने हमारे सबके मनोभावों को अपने शब्दों में समेट लिया, कि क्योंकि मैं भी यही सोचता हूँ कि सोच के तो हम चले थे ये कहेंगे वो कहेंगे, जब निगाहें चार हुई बस सिर झुका के रह गए। तो डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी के साथ हम जब आते हैं तो सोच के तो बहुत चले थे कि ये कहेंगे वो कहेंगे, और फिर हमारी सिट्टी पिट्टी बन गई। आपका व्यक्तित्व इतना विराट, लेकिन हाँ ये है कि मैं आपसे कई बार व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और इतना सहज लगता है। कई लोगों के हम जब साथ जाते हैं बैठते हैं तो लगता है कि हम छोटे हो गए, लेकिन डॉक्टर साहब का व्यक्तित्व ऐसा है कि इनके पास जाकर कभी आपको छोटेपन का अनुभव नहीं होगा। आपको लगेगा कि जैसे हम उनके बराबर ही बैठे हुए हैं, यही उनका बड़प्पन है। और अब हम लोग कार्यक्रम की समाप्ति की ओर मैं सभी का धन्यवाद दूंगा जो भी इस पटल पे हैं, और आपने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जैसी हमारी परंपरा है, हम अपने कल्याण मंत्र के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। तो कल्याण मंत्र हम प्रारंभ करते हैं। भाई जी आप कहेंगे या मैं बोल दूं?
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, चिद्दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत धन्यवाद।